इस वीडियो में हम CGPSC के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के द्वारा छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट करेंगे और जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी वंश के शासकों की राजधानियाँ कौन कौन सी थीं? प्रवरपुर, शरभपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर। इस प्रश्न के उत्तर के साथ शरभपुरी वंश के कुछ और तथ्य जानते हैं जो आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शरभपुरी वंश के संस्थापक शरभ नाम के राजा थे। इस वंश की राजधानी शरभपुर तथा उपराजधानी सिरपुर थी। इस वंश के कुछ अन्य प्रमुख शासक थे नरेंद्र, जो शरभ राजा के उत्तराधिकारी थे। प्रसन्नमात्र, ये सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। प्रसन्नमात्र एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। निडला नदी के किनारे इन्होंने प्रसन्नपुर या मल्हार, जो आज मल्हार के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी। यह विष्णु के भक्त थे। इनके उत्तराधिकारी थे प्रवरराज। इन्होंने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाया। प्रवरराज सेकंड भी इम्पोर्टेंट है। इंद्रबल ने प्रवरराज 2 को मारकर पांडुवंश की नींव डाली। इंद्रबल प्रवरराज सेकंड के सामंत थे। इन सब तथ्यों से हमने देखा कि शरभपुर, सिरपुर तथा प्रसन्नपुर ये तीनों शरभपुरी वंश के शासकों की राजधानियाँ थीं। अतः इसका उत्तर होगा बी, शरभपुर, सिरपुर तथा प्रसन्नपुर। अगला प्रश्न है, रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले कलचुरी वंश के बारे में देखते हैं। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर काफ़ी समय तक राज्य किया, इसलिए यह वंश बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कलचुरी शासकों के शासन का क्रम दिया हुआ है। ये याद रखने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, RPG। यहाँ पर कलिंगराज, कमलराज, ये दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद रत्नदेव, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, ये तीनों इसी सीक्वेंस में 2 बार और रिपीट हुए हैं। पृथ्वीदेव प्रथम, जिनके बारे में प्रश्न पूछा गया है, उनके बारे में देखते हैं। यह रत्नदेव के पुत्र थे। इन्हें सकल कौशलाधिपति की उपाधि दी गई। यहाँ पर यह भी याद रखना है कि पांडुवंश के एक शासक को भी सकल कौशलाधिपति की उपाधि दी गई है। यह शासक थे महाशिव तीवरदेव। पृथ्वीदेव प्रथम को अमोदा से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेखों में 21,000 गांवों का शासक बताया गया है और इसलिए इन्हें सकल कौशलाधिपति की उपाधि दी गई। इन्होंने तुमाड़ में पृथ्वी देवेश्वर नामक मंदिर का निर्माण कराया। रतनपुर में विशाल सरोवर का भी निर्माण कराया। अगला प्रश्न भी कलचुरी वंश से संबंधित है। बोला गया है कि किस शासक ने कौन से कार्य किए हैं। इसमें ऑप्शन में हम देख सकते हैं, यदि कोई भी एक शासक के बारे में हमें पता है तो हम आंसर गैस कर सकते हैं। पिछले प्रश्न में हमने पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में देखा। इस प्रश्न में उसके उत्तराधिकारी जाजल्यदेव प्रथम के बारे में देखते हैं। जाजल्यदेव प्रथम के बारे में ये सभी तथ्य इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने सोने का सिक्का चलाया, जाजल्यपुर या जो आज जांजगीर के नाम से जाना जाता है, इस नगर की स्थापना की, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर को पराजित किया। बस्तर को उस समय चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। अब इस प्रश्न में हम देख सकते हैं कि बी, जाजल्यदेव प्रथम कार्य 1 से संबंधित है। चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, B1। अगला प्रश्न मराठा काल से संबंधित है। इसमें पूछा गया है भूमि दान से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आप तब भी दे सकते हैं यदि आप एग्ज़ाम में ये प्रश्न पढ़कर नहीं ही गए हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ब्राह्मणों को दान दिया गया, धर्म के नाम पर दान दिया गया, मंदिर के नाम पर दान दिया गया। इन तीनों में दान दिया जाता है, पर आखिरी ऑप्शन है कमा विस्तार को दान में दिया गया गांव। कमा विस्तार राजस्व वसूलने वाले को कहा जाता था और यहाँ पर कमा विस्तार को दान में दिया गया गांव, यह गलत है।
अगला प्रश्न मराठा काल के सूबा शासन से संबंधित है। इसका उत्तर देने के पहले मराठा काल का छत्तीसगढ़ में इतिहास देखते हैं। भास्कर पंत जो भोसला शासक के सेनापति थे, इन्होंने रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया। उस समय रघुनाथ सिंह रतनपुर के शासक थे। वे 60 वर्ष के थे और इकलौते बेटे के मृत्यु होने के कारण बहुत ही पीड़ित थे। युद्ध करने की उनकी मानसिक स्थिति नहीं थी और इसलिए उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में मराठाओं का अप्रत्यक्ष शासन लागू हुआ। मराठाओं ने रघुनाथ सिंह को ही शासक रहने दिया और उनके बाद मोहन सिंह वहाँ के शासक नियुक्त हुए। 1787 में भोसला शासकों ने प्रत्यक्ष शासन करने के स्थान पर सूबेदार नियुक्त कर सूबा शासन चालू किया। इस प्रश्न में छत्तीसगढ़ में सूबेदारों का क्रम पूछा गया है। इस क्रम को हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। पहले शासक महिपत और अंतिम शासक यादव राव दिनकर हैं। यादव जनरली सरनेम भी होता है, इसलिए हम इसे अंतिम शासक के रूप में याद रख सकते हैं। दूसरे सूबेदार जो नियुक्त हुए उनका नाम विट्ठल था। विट्ठल महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले देवता का नाम है। उसके बाद भवानी और उसके बाद केशव गोविंद, ये तीनों भगवान के नाम हैं। इस तरीके से ट्रिक बनाकर आप ये सारे सूबेदारों के नाम याद रख सकते हैं। सूबेदारों से संबंधित अन्य ये सारे तथ्य इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शासक महिपत राव दिनकर, उसके बाद महाराष्ट्र के देवता विट्ठल दिनकर, फिर भवानी दिनकर जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसके बाद केशव गोविंद, फिर भीकाजी गोपाल, यहाँ पर गोपाल आखिरी में है। अतः आंसर होगा डी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा से संबंधित है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में 2 बार आगमन हुआ। पहली बार दिसंबर में सन 1920 तथा दूसरी बार नवंबर 1933 में। महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में हुए किसानों के सत्याग्रह से संबंधित था। इस आंदोलन का नेतृत्व जब गांधी जी को सौंपने का निश्चय किया गया, इसके लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को लेने 2 दिसंबर को कलकत्ता गए। उनके छत्तीसगढ़ आगमन से पहले ही अंग्रेजों ने यह विरोध वापस ले लिया। गांधी जी के साथ खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली और मोहम्मद अली भी छत्तीसगढ़ आए। अगला प्रश्न है 1937 में छत्तीसगढ़ के डोंडी लहारा जमींदारी में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? इस आंदोलन का नेतृत्व गांधीवादी नेता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और उनके छोटे भाई सरयू प्रसाद अग्रवाल ने किया था। अगला प्रश्न भी 1920 में महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन से संबंधित है कि वे किस मुस्लिम नेता के साथ छत्तीसगढ़ आए। इसके बारे में हम पिछले प्रश्न के उत्तर के डिटेल में देख चुके हैं। इसका आंसर है बी, मौलाना शौकत अली। अगला प्रश्न व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। विनोबा भावे भारत के प्रथम सत्याग्रही बने और छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा 27 नवंबर 1940 को हुई। यहाँ पर कौन कौन से सत्याग्रही कौन कौन से जिले से संबंधित है, यह इम्पोर्टेंट है। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर के प्रमुख सत्याग्रही यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, बैरिस्टर छेदीलाल, रामगोपाल तिवारी, आर.पी. राय, और दुर्ग के प्रमुख सत्याग्रही रत्नाकर झा, रामकुमार सिंहरोल। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि कौन से सत्याग्रही कौन कौन से जिले से संबंधित हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन से छत्तीसगढ़ के नेता कौन कौन से स्थान से संबंधित हैं। अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा रघुनंदन प्रसाद सिंहरोल दुर्ग से थे। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित तथ्य देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूरे भारत में हुई।
बम्बई की बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व रविशंकर शुक्ल, लक्ष्मी नारायण दास, द्वारका प्रसाद मिश्र, कुंज बिहारी अग्निहोत्री और वाई.वी. ताम्रकर के द्वारा किया गया और यहाँ से लौटते वक्त मलकापुर में सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था और इसके मॉडल आंसर में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं हैं। मराठाओं में सूबेदार के क्रम से संबंधित 2018 में फिर से ये प्रश्न पूछा गया है। इनका सही कालक्रम होगा महिपतराव दिनकर, उसके बाद विट्ठल दिनकर, फिर केशव गोविंद और उसके बाद भिकाजी गोपाल।